नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। 2014 में चली मोदी लहर, 2017 में ये लहर आंधी बन गई और क्या 2019 में ये आंधी बड़ी सुनामी बनने जा रही है। ये बहस इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि मोदी के विरोधी चारों खाने चित हो चुके हैं, राहुल से लेकर अखिलेश तक और मायावती से लेकर केजरीवाल तक। 2017 के नतीजों ने सबकी बोलती बंद कर दी है और विपक्ष को अभी से 2019 का डर सताने लगा है। कोई पार्टी में बदलाव की बात बार बार कर रहा है तो कोई मोदी के डर से महागठबंधन की बात कर रहा है। तो क्या वाकई 2019 में कोई नहीं है मोदी की टक्कर में? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। क्या इसी कारण से दिख रही है 2019 में मोदी सरकार? आज आर पार इसी पे। के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल 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 दंगल। 2017 के सबसे बड़े दंगल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के चक्रव्यूह में फंसकर विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं और 5 राज्यों की चुनावी सीरीज को बीजेपी ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है। और इस प्रचंड जीत के बाद संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए। बैठक में पीएम ने कहा, ना मैं बैठूंगा ना आप लोगों को बैठने दूंगा, क्योंकि जनता ने हमें जनादेश काम करने के लिए दिया है। जाहिर तौर पर यह सारी तैयारी 2019 का किला फतह करने के लिए है। यहाँ तक कि यूपी के सीएम का चेहरा तय करने का सवाल भी 2019 के चुनाव से जुड़ गया है, क्योंकि बीजेपी यूपी में ऐसे चेहरे को कमान सौंपना चाहती है जो 2019 में मैच विनर साबित हो। शायद इसलिए यूपी में नाम तय करने में देर हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी राय में 2017 का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 2019 के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देश के विकास के लिए और देश की राजनीति को भी सही दिशा में पटरी पर चढ़ाने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव ही हमारे 2019 की जीत की नींव भी डालने जा रहा है। उधर 2019 को लेकर विपक्ष के हौसले अभी से पस्त दिख रहे हैं। 5 राज्यों के नतीजे सामने आते ही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, फिलहाल देश में ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी या बीजेपी को हरा सके। 2019 को भूल जाओ, 2024 की तैयारी करे विपक्ष। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी बयान दिया, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 2019 में भी इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे। नई परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए जहां की एक इंक्लूसिव पार्टी हम बनते थे, अब एक इंक्लूसिव अलायंस बनाने की आवश्यकता है। एक तरफ विपक्ष की बेचैनी तो दूसरी ओर बीजेपी के बुलंद हौसले। क्या ये इस बात का संकेत है कि 2019 में बीजेपी की विजय तय है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। देश की सबसे बड़ी बहस में अब वो विश्लेषण जो विश्लेषण बहुत जरूरी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस विश्लेषण को जरूर सुने। मोदी की लोकप्रियता का विपक्ष के पास कोई तोड़ दूर दूर तक नजर नहीं आता, ये बिल्कुल सत्य है। 2019 में मोदी की संभावित जीत का डर लगातार विपक्ष को बार बार सता रहा है। मोदी को हराने के लिए महागठबंधन की तैयारी है। एजेंडा सिर्फ एक है, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना देश है। एजेंडा सिर्फ एक है, मोदी को हराना है तो सबको साथ आना है, क्योंकि मोदी को अकेले नहीं हरा सकते। अकेले क्या, अब तो दोकेले भी हो गए तब भी नहीं हरा पाए। नोटबंदी के बाद गरीबों के नए जननायक के तौर पर उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कास्ट क्रीड, यानी जहां धर्म की बात होती थी, जहां जाति की बात होती थी, उन सब तिलिस्मों को तोड़ के रख दिया है। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों के नए जननायक के रूप में उभर रहे हैं। विदेशी मीडिया में छाए हैं पीएम मोदी। मेरे पास काफी सारी कॉपीज है, ग्लोबल टाइम्स से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक मेरे पास तमाम कॉपीज है जो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का डंका बोल रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी लिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे है।
धुआंधार है। ये कॉपीज मेरे सामने है और मेरे साथ आज का पैनल भी जोरदार है, वरिष्ठ लोगों का पैनल है ये। मेरे साथ आज के इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पीएल पुनिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर, सांसद। मेरे साथ इस बहस में केसी त्यागी है, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, वेटरन पॉलिटिशियन, नवाब मलिक, सीनियर नेता एनसीपी के, और मेरे साथ रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति को समझने वाले, चुनावों को समझने वाले। रामकृपाल सिंह, बहुत सीधा सवाल। विपक्ष डर रहा है नरेंद्र मोदी से और नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों के नए जननायक के रूप में उभरे हैं। मेरा सीधा सवाल, 30 सेकंड में जवाब। रामकृपाल जी, ओपन द डिबेट। देखिए, मैं डर शब्द तो नहीं कहता, लेकिन जब राजनीति में आप हैं तो जीतने के लिए ही लोग आते हैं। जब बराबर हार रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप जीतने के लिए जा रहे हैं, हारने के लिए तो जा नहीं रहे हैं। और मोदी, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 2012 से ही मोदी एक चुनौती बन के उभरे हैं। गुजरात इलेक्शन से जब ये कहा जाता था कि ये बिल्कुल इस बार नहीं आएंगे, और ये तय था, सबको पता था कि अगर ये 3 फिगर में पहुंचते हैं 2012 में गुजरात में मोदी, तो मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से कोई रोक नहीं पाएगा। ये सबको पता था। 2012 से आज 2017 हो गई। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं 2019 में मोदी को नहीं हरा पाएंगे। वो सवाल इस बात का है कि देखिए, आज अगर अब 2 साल बचे हैं, 3 साल बीत गया, 2 साल में ये जो विकल्प था इकट्ठा होने का, अब जब 2 साल रह गए हैं, अब अगर आप जबरदस्ती इकट्ठा भी होते हैं तो जनता एक सवाल पूछेगी। जनमत वोटर आपके पास इसलिए नहीं आता है कि आपको किसी को हराना है। वोटर इसलिए आपके पास आता है आपका एजेंडा क्या है? आपको जीतना है, और जीतने के लिए आज की तारीख में अगर इसी एजेंडे पाए जाएंगे, चूंकि मोदी को हराना है इसलिए हम एक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नतीजा आपके पक्ष में आएगा। संबित पात्रा, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, बीजेपी को हराना नहीं है, मोदी को हराना है, एजेंडा ये है। महागठबंधन बनाना है, एजेंडा ये है। 2019 में मोदी को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए महागठबंधन जरूरी है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं 2019 की बात तो छोड़िए, 2024 तक कहानी कहीं नहीं फिट होती। बताइए क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी ठीक कह रहे हैं और मणिशंकर अय्यर भी ठीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए, पैनल में जो लोग बैठे हैं वो सब कुछ उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी मेरे से बड़े हैं, मगर यह भी मेरी बात से मानेंगे कि देखिए, जो फंडामेंटल्स होते हैं, सत्य जो होता है वो हर चीज के लिए एक बराबर होता है, और सत्य यह होता है कि आप कभी भी नेगेटिविटी को आगे नहीं बढ़ाकर जीत सकते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी से ही जीत सकते हैं। जो अलायंस की बात ये कह रहे हैं, इसका जो कोर है, इसका जो मूल्य है, जो जड़ में है, वो नेगेटिविटी है। ये चाह रहे हैं कि सब मिलके कोई अच्छा काम करे, ऐसी बात नहीं है। सब मिलके भारत की जीडीपी को आगे बढ़ा दे, ये इनका उद्देश्य नहीं है। सब मिलके भारत को सोने की चिड़िया बना दे, ये उद्देश्य नहीं है। सब मिलके मोदी जी को कैसे रोके, ये उनका उद्देश्य है। और मोदी जी का उद्देश्य क्या है? मोदी जी का उद्देश्य है कि किस प्रकार सबका साथ सबका विकास कराते हुए न्यू इंडिया को क्रिएट करे, जॉब क्रिएट करे, डेमोग्राफी डिविडेंड को लेकर आगे बढ़े। तो ये पॉजिटिव एजेंडा है। देखिए, पॉजिटिव एजेंडा वर्सेस नेगेटिव एजेंडा जब भी होता है, हमेशा ही पॉजिटिव एजेंडा की जीत होती है और नेगेटिव एजेंडा का हार होता है। पुनिया साहब, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 का वो दौर जब मणिशंकर अय्यर ने बोला था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन चाय बनाकर बेच सकते हैं, एआईसीसी में इसकी व्यवस्था हम करा देंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, वही मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं 2014 में तो वो आ गए, 2017 में भी जीत हो गई। अगर 2019 में कहीं आना है, भूले भटके अगर वापस आना है, तो महागठबंधन बना लीजिए, नहीं तो बच पाना मुश्किल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बयान यही दर्शाता है। व्हाट इज योर टेक, पीएल पुनिया? और वो तो ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए, ऐसी बातें तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज योर टेक, पीएल पुनिया साहब? वरिष्ठ आदमी है आप कांग्रेस के। देखिए, जो आपके द्वारा कहा गया और सही है कि उत्तर प्रदेश में हम हारे, बुरी तरह से हारे, और उत्तर प्रदेश अपना महत्व रखता है, सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ से 80 सांसद आते हैं, 73 भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीत के आए हैं, और अब भी 325-322 सीटें जीती, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे पूरे सब इलेक्शन हुए सब में नरेंद्र मोदी जी की लहर होगी। पंजाब में क्या हुआ भाई? पंजाब को देख लो आप, मणिपुर
मणिपुर और गोवा में क्या हुआ, ऐसा बता रहे हैं कि जैसे आप ये देख लीजिए कि हम कमजोर रहे या भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही। मणिपुर में वो कमजोर रही कि नहीं रही? गोवा में इनके चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर हार गए और इनके 6 मिनिस्टर हार गए, तो एक मैंडेट तो उनके खिलाफ था। ये अलग बात है कि जैसे दौड़ के सबसे पहले जो पहुंच के अपना क्लेम फाइल कर दिया, वही अपना शपथ लेने लग गए और किस तरह से धनबल का, सत्ता का दुरुपयोग करके वहां पर पहुंचे हैं। लाइए ना, अगर तो आप कह रहे हैं धनबल का इस्तेमाल जनता हुआ में है। संदेश पुनिया बहुत साहब, आप अच्छा वरिष्ठ जाता आदमी नहीं। हैं। छोटे प्रदेश, आप वरिष्ठ छोटे आदमी, आप प्रदेश हैं, धनबल की बात करते हैं, कोई प्रूफ है छोटे तो बात कर प्रदेश लेते हैं हैं, धनबल की। छोटे प्रदेश हैं, लेकिन संदेश आपके सत्र, आप तो कह रहे थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे आप आपके बहस पास करने 17 विधायक दीजिए। हैं। आप प्रूफ उस लेके 17 में बैठेंगे से तो भी फिर एक आप गायब हो यही गया है, प्रूफ की बात 16 रह करेंगे। गए हैं। आप देखिए, आप सवाल पूछते हैं, मुझसे बहस करते हैं। आप सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहस इस तरह से करेंगे जैसे आप भी भारतीय जनता पार्टी ये कई बार ये के आपके प्रवक्ता नेता की कहते तरह रहते से। हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर और गोवा ये छोटे प्रदेश हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्ता वहां हासिल की है, उसका संदेश पूरे देश मणिशंकर में पर जाता आपने है। जवाब और नहीं ये दिया। कोई बहुत अच्छा चाय वाला का वो चाय वाला सरकार के जवाब। लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा नहीं गया। आपने सत्ता की दौड़ में कांग्रेस को पीछे छोड़ा। 5 में से 4 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है, 2 में बन चुकी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बननी तय है। आरोप आप पर ये लगा रहे हैं, जवाब दे दीजिए अब। देखिए, मैं पीएल पुनिया साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। ये राजनेता तो बाद में है, पहले एक अच्छे ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं और बड़े सम्मानित व्यक्ति है। मगर आप आज पीएल पुनिया साहब या जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको देखिए, उनसे आप पूछते हैं उत्तर प्रदेश क्यों हार गए, तो वो शुरू करते हैं, अच्छा हम हारे कहाँ हैं, हमने तो मणिपुर जीत लिया, हमने तो गोवा जीत लिया, हमने तो पंजाब जीत लिया, ये मोदी जी हार गए हैं। देखिए, इसलिए मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि अगर हारने के पश्चात भी इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का रहेगा तो 2019 ही नहीं, 2024 ही नहीं, उसके बाद भी हम ही आते रहेंगे। क्योंकि हार के जो लोग जागते नहीं हैं वो कभी भी सत्ता लाभ नहीं करते हैं। दूसरी बात, मणिपुर के बारे में मैं आपको पुनिया साहब बता दूं, 2012 में जब हमने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने वहां खाता भी नहीं खोला था, एक भी कैंडिडेट हमारा वहां नहीं जीता था। वो तो धन्य है मोदी जी का विजन, जो आज मणिपुर में हम आपके बराबर आ गए खाता खोल के, और आज सरकार भी बना लिया। क्योंकि जो बाकी घटक दल थे उनको लगा कि कांग्रेस का अगर स्पर्श भी हम पे हो जाएगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। सुन लीजिए पुनिया साहब, जवाब। कांग्रेस, देखिए, आप कांग्रेस पे आरोप ये लगता रहा कि आपके नेताओं को फोन करते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसका क्या और जवाब दें? और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 17 में से 16 विधायक दिखे, मणिपुर वहां में पर भी इनसे आपका हम एक कहीं विधायक ज्यादा कम हो है। गया। हमारे 28 है, इनके 21 हैं। हमारे 28 विधायक जीते, इनके 21 विधायक जीते हैं मणिपुर में। तो क्या मुकाबले की बात करते हैं? ये हमसे ज्यादा कैसे हो गए? ये हमसे पीछे हैं। ये अलग बात है कि सरकार बना बैठे हैं, जैसे कि दौड़ के सबसे पहले दौड़ के जो पहुंच जाएगा, है तभी तो सरकार बनाई है। उसको कहा जाएगा अच्छा तुम ही सरकार बना लो। ओके, साबित 30 सेकंड का रिवर्सल, फिर केसी त्यागी। उत्तर फिर मैं प्रदेश मुद्दे और पर आता हूं। उत्तराखंड देखिए, में मुद्दा 2019 है। अभी मणिपुर गोवा में बीजेपी की सरकार बननी थी, बन गई क्योंकि है। इनका नेता नहीं बना है। ओके, तो क्या जवाब कोई संबित दूसरा पात्रा, आदमी जाके 30 वहां सेकंड का सरकार बना रिवर्सल। सकता है? फिर मैं 2019 पे आता हूं। सर, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पुनिया जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति ये कह रहा है कि हम दौड़ के सरकार, ये कोई रनिंग रेस है क्या? ये कौन संविधान है साहब? ये कोई दौड़ के कौन कितने स्पीड से दौड़ता है उससे कोई सरकार तय होती है क्या? किसका कोएलिशन हुआ, कोएलिशन क्यों आपके साथ नहीं हुआ? नंबर सर सुन लीजिए, कोएलिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी उस कगार पे खड़ी है कि कोई भी आपके साथ बैठा हुआ नजर तक नहीं आना चाहता। देखिए, सांगमा जी की बेटे के जो पार्टी है जो हमारे साथ आई, वो तो एनडीए फोल्ड में थी। एलजेपी तो हमारे साथ केंद्र में भी है, वहां भी आई, ये स्वाभाविक चीज है। तो इसलिए मणिपुर में जीत हमारे घटक दल की हुई है और कोई भी कांग्रेस को अपने पास फटकने तक नहीं देना चाहता है। यह भी हकीकत है। और एक बड़ी बात बता दूं कि गोवा में जो इनके जो विधायक दल के नेता का चुनाव क्यों नहीं हो पाया, ये देखिए, हर कोई बच्चा जानता है। सुन लीजिए, आप लोग यही कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों गिरा है? सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मामले पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया था। पीएल पुनिया साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखा दिया था और 17 में से एक विधायक, में एक रूल होता है कि हाईकमान तक ज्यादा पैसा कौन पहुंचाएगा, उसमें भी से भी 16 रह गए हैं, एक नहीं है। तो वहां पर आपकी पार्टी संगठित नहीं थी, नेताओं को आपके फोन करते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। आप किस बात की बहस करना चाहते हैं उस विषय के ऊपर? मैं केसी त्यागी का रुख करता हूं। केसी त्यागी साहब, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, आपका एक बयान
जब चुनाव के नतीजे आए वो तो आया कार्रवाई होगी, वो संविधान के अनुसार होगी। जी। और अरे सुप्रीम कोर्ट भी, पुनिया साहब, संविधान के हिसाब से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के हिसाब से चल रहा है। केसी त्यागी साहब, आपका एक बयान आया, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, की बेंच का है मुंबई केस में, वो भी संविधान का हिस्सा है। अरे जनाब बिल्कुल, अभी तो गोवा केस की बात करेंगे ना, मुझे पता है गोवा में उलझा के रखना चाहते हैं, लेकिन केसी त्यागी साहब, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो 2019 में भी इसी तरह के नतीजे सामने आएंगे। डू यू थिंक नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है जिसकी वजह से केसी त्यागी ने यह बात कही? फिलहाल मैं बड़े लंबे राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह रहा हूं जो मेरे मित्र संबित पात्र नहीं है। जनसंघ पार्टी थी जो पहले, अब बीजेपी है। हम समाजवादी पार्टी या लोकदल में थे, और मुझे 67 का याद है जब इंदिरा गांधी बहुत मजबूत थी तो जनसंघ भी और सीपीएम भी और सीपीआई भी, जिनकी विचारधारा में कोई दूर 1000 किलोमीटर का फासला है, तब जनसंघ और सीपीआई सीपीएम ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक। फिर 77 आया जी। इसी सत्ता के लिए, जिस सत्ता के लिए हम नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, उसी सत्ता को हटाने के लिए बीजेपी ने अपना कमल भी छोड़ दिया, चुनाव चिन्ह जो आज तक भी, जो पहले दीपक हुआ करता था, और अपने विचार भी छोड़ दिए, और सोशलिस्टों के सब लोगों के साथ मिलकर के सरकार बनाई 77 में। फिर आया 89, उन्होंने राजीव गांधी को हटाने के लिए हमारे साथ और वामपंथियों के साथ, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी उसमें थी, उसके साथ मिलकर के उसको समर्थन दिया हमारी सरकार को। तो जो बड़ा विपक्षी दल होता है अमीश जी, और जो ताकतवर होता है, जैसे कि आज बीजेपी भी है, नरेंद्र मोदी भी है, उनको हटाने के लिए समान विचार वाले दलों को इकट्ठा होना पड़ता है। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? मतलब मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अगर आप मेरी बात, आधा मिनट अगर आप मेरी बात सुने तो मैं बता दूं, बिहार में और उत्तर प्रदेश में 2014 में बिहार में आए थे 172 सीटों पे बढ़त थी। सुन लीजिए जरा एक मिनट, आपके भी और पात्रा जी के भी, दोनों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। और जब हमने गठबंधन बनाया, कांग्रेस, आरएलडी, आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू, तो सिर्फ 58 सीटों पे सिमट करके बीजेपी रह गई, सिर्फ 58 पे। अब 172 में से, अगर उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी की बढ़त 328 सीटों पर थी, ठीक है ना। और अगर कांग्रेस, बसपा, सपा और आरएलडी का अगर मोदी को हराने के लिए सब एक साथ आने होंगे, इनका नंबर 1। आपका जवाब मैं लूंगा। केसी त्यागी, मैं आपकी बात वापस आऊंगा, मेरा ब्रेक का वक्त हो गया, मेरा ब्रेक का वक्त हो गया त्यागी साहब, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जेडीयू, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब एक मोदी को हराया जा सकता है। बात ये हो रही है, क्या वाकई 2019 में मोदी सरकार बनने का खतरा विपक्ष को दिख रहा है? इसीलिए ये महागठबंधन की बात हो रही है। अंतराल और अंतराल की बात लौट के आते हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चौपाल कल पूरा दिन होगा न्यूज 18 इंडिया पे। मैं भी आपसे मुलाकात करूंगा चौपाल पे, तो बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद आर पार जारी। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, पीएल पुनिया है, केसी त्यागी है, नवाब मलिक है और राम कृपाल सिंह बने हुए हैं। नवाब मलिक, मैं आपकी बात इस दौर में नहीं आया हूं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ हमने देखा, किस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत वहां पर भी हुई। क्या आपको लगता है, अब विपक्ष ये तो लगभग मानने लगा है कि नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में सबसे करिश्माई नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जो बात केसी त्यागी कह रहे हैं, वरिष्ठ आदमी है, कह रहे हैं सब एक साथ आ जाए, तो आप लोग सब मिलकर तय कर लीजिए आपके विपक्ष का नेता कौन है। शरद पवार होंगे, नीतीश कुमार होंगे, मायावती होंगी, मुलायम सिंह यादव होंगे, अखिलेश यादव होंगे, ममता बनर्जी होंगी, बहुत सारे नाम है, हो सकता है मैं एक आध नाम मिस आउट कर रहा हूं। कर लीजिए तय और मुकाबला करिए नरेंद्र मोदी का, क्योंकि मकसद तो नरेंद्र मोदी को हराना है।
नहीं अमीश जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के विरोध में मोदी जी जिसके मुखिया हैं, क्या सभी विपक्षी दल एक होंगे, ये चर्चा का विषय है। बिल्कुल। हम 2014 का अगर चुनाव देखें तो एनडीए में कितने दल थे? एनडीए में कुल मिला के 30 दल थे। भारतीय जनता पार्टी के अलावा 29 दलों का गठबंधन था। यूपीए की सरकार से मोदी जी 30 दल को इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे थे, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। निश्चित रूप से जिस तरह से केसी त्यागी जी ने गणित समझाया, उत्तर प्रदेश के नतीजे आप देखेंगे तो 56 सीटें ऐसी हैं जो 1500 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 150 से अधिक सीटें ऐसी हैं जिसका मार्जिन 4000 के भीतर है। सर मुझे लग रहा है, नहीं देखिए चुनावों का विश्लेषण तो हो चुका है। अगर आप उन चुनावों का विश्लेषण करते रहेंगे, कौन 1500 से जीता, कौन 1200 से जीता, मैं तो बोल रहा हूँ आप बताइए आपका नेता कौन है, आप बताइए आपका नेता कौन है? शरद पवार है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, कौन है बताइए नेता? सवाल मेरा बहुत सीधा और सपाट है, मुंह पे हाथ मत रखिए, जवाब दीजिए। अगर आप सुनना चाहें, बिल्कुल सुनना चाह रहा हूं। अगर आप सुनना लेकिन चाहें आप चुनावों का विश्लेषण करेंगे तो कैसे सुनूं? अपनी आप तो बोल ही रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं बोलती बंद। आप अपना विश्लेषण करें, आपका अधिकार है। मुझे भी लॉजिक तर्क के साथ अपनी बातें रखने का अधिकार है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र में आवाज नहीं दबाई जाती। हमें लगता है ये बात आप समझेंगे। अब 30 दल इकट्ठा होकर लड़ रहे थे। निश्चित रूप से वोटों का बंटवारा है जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। बिहार में बीजेपी जब हारी तो उन्होंने कहा कि वोट नहीं बटे इसलिए हम हार गए। भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है कि वोटों का बंटवारा हो, हम जीते। अब आप बोल रहे हैं कि कैसे इकट्ठा होंगे, नेता कौन होगा? विचारों के आधार पे निश्चित रूप से देश में गठबंधन या मोर्चे बनते हैं, बनेंगे। और हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अच्छा जिस चलिए, आइडियोलॉजी मेरा जो सवाल था, मैं फिर आपको 10 सेकंड देता हूं। नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, नॉन स्टॉप नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं बहुत एक दोबारा आपसे सवाल पूछता हूं। नरेंद्र मोदी, आप एंकर हैं, आप डिबेटर नहीं हैं। आप एंकर हैं, आप मैं डिबेटर हूं सर, आप सवाल मैं एंकर भी हूं और मैं डिबेटर भी हूं सर, मैं एंकर भी और मैं डिबेटर भी हूं, मुझे अपना काम पता है। नवाब मलिक, और आप मेरे साथ डिबेट में आज से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं सर, 6-7 साल से आ रहे हैं आप। आपकी और हमारी चर्चा तो चलती रहती है, लेकिन एक बात ये भी नवाब भाई बता दीजिए, मानते हैं नरेंद्र मोदी बड़े, आज हराने के लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा, मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? 10 सेकंड में जरा ये भी बता दीजिए। मुझे लग रहा है जितने दलों को लेके मोदी जी लड़ रहे थे उससे कम दल मिलके मोदी जी से लड़के हरा देंगे हम। ओके, समित पात्रा, रिप्लाई नाउ। देखिए, मैंने आपको आरंभ में ही कहा कि फंडामेंटल्स पे ही डिस्कस करिए। नंबर 1 फंडामेंटल, यहाँ चाहे त्यागी जी हो चाहे नवाब साहब हो, दोनों ने एक बात कही कि गणित के आधार पर, अरिथमेटिक के आधार पर हम हरा देंगे। अब मैं आपको एक बता दूं, भविष्य का चुनाव अरिथमेटिक से, गणित से बाहर निकलकर रसायन में चला गया है। केमिस्ट्री, जो जनता और मोदी जी के बीच केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री क्या है? वो जनता के एस्पिरेशन को फुलफिल करने की केमिस्ट्री है, तिजोरी भरने की केमिस्ट्री नहीं है। और इस केमिस्ट्री को विपक्षी दल समझ नहीं पा रही है कि वो अभी तक गणित के सवाल सुलझाने में लगी हुई है। वो गणित करे, हम रसायन करेंगे। दूसरा एक फंडामेंटल सवाल होता है और उसका उत्तर है अहंकार। देखिए, जिस दिन हम अहंकारी हो जाएंगे वो हमारे लिए विनाशक होगा। बहुत दिनों तक मुझे कष्ट से कहना पड़ रहा है कि जो मुख्य रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, वो इतनी ज्यादा अहंकारी हो गई कि आज उसके अहंकार को पतन सहना पड़ा। आप देखिए, अहंकार के लिए इस देश में स्थान नहीं है। जब आपने मणिशंकर अय्यर जी की बात को याद दिलाया, मणिशंकर अय्यर ने जिस दिन कहा था कि ये कौन है, ये चाय बेचने वाला है, ये आके हमारे कांग्रेस के दफ्तर में चाय बेचे, उसी दिन जनता ने मन बना लिया कि एक गरीब को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अहंकार दिखाएंगे। जवाब नवाब मलिक हाथ उठा रहे हैं, नवाब मलिक जवाब देना चाह रहे हैं इस बात का। नवाब मलिक 30 सेकंड में आपका रिप्लाई, फिर पीएल पुनिया और केसी त्यागी। नवाब मलिक। नहीं, संदीप पत्रा जी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री नहीं समझते। हम केमिस्ट्री समझते हैं। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति होगी, तो एसिड आप डालोगे तो अल्कली डाल के न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, ये भी राजनीति हम समझते हैं। सिर्फ गणित, आपने बिहार के चुनाव के बाद आपके प्रवक्ताओं ने कहा कि वोट इकट्ठा हो गए इसलिए हम हार गए। जो आपने दावा किया था उसी का उत्तर मैं दे रहा हूं। और आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपका जो एसिड धर्म और जाति का है उस पर जवाब
20 सेकंड रिप्लाई संबित पात्रा। नवाब साहब अल्कली डालने की बात कर रहे हैं। नवाब साहब मैं तो विनम्रता से कहूंगा आपके बगीचा का कली कली बिखर गया है। नहीं सुनिए आपके नवाब साहब सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए नवाब साहब, मैं तो विनम्रता से कहूंगा बगीचा का कली कली बिखर गया है। वो एसिड अल्कली छोड़ के पहले कलियों को संवारिए, कहीं बगीचा ही ना उजड़ जाए। ये बाद में आप केमिस्ट्री टीचर बनिएगा। देखिए मैं आपको कहूं कि आज फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए। नहीं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होना है नहीं, कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कि पहले तो मनुष्य के ऊपर, पहले मोदी जी को खराब कहते थे, अब बेचारे मशीन को भी खराब कहते हो कि ईवीएम ही खराब है। अरे सब कुछ खराब नहीं हो सकता है, 3 उंगली अपने तरफ है उसके, देखो कहीं ना कहीं अंदर ही खराबी है, बाहर नहीं है। ओके, जवाब पीएल पुनिया, मैं आपके पास आ रहा हूं रामकृपाल जी और केसी त्यागी। पीएल पुनिया जवाब, अंदर ही खराबी है। आपकी पार्टी के तो बड़े नेता भी कह रहे हैं अंदर ही खराबी है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे, मैच्योर नहीं हो पा रहे। ये तो शीला दीक्षित ने बोला, अंदर की खराबी को कब समझेंगे? आप जो पैनल पर बुलाएं उनको ज्यादा समय दें तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल, होगा। आप ही को दे रहा हूं मेरी सर। राय है, बाकी आप माने ना माने ये आपके ऊपर है। अरे जनाब आप ही लोगों को समय दे रहा हूं मैं। तो जो कहा गया अहंकार है, तो अहंकार तो जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इनमें है वो तो कहीं देखने को नहीं मिला। एक मुख्य प्रतिपक्ष को कहते हैं कि भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये कैसे हो संभव है? क्या संभव है? क्या ये प्रजातंत्र में ये इस तरह से कहना, इस तरह के विचार रखना, क्या ये सही है? यही अपने आप में अहंकार का प्रतीक के रूप में है। लेकिन ये आप अंदर आपको झांकेंगे नहीं याद झांकेंगे? दिलाना चाहूं 2014 में आपको भारतीय जनता पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले थे? 31% वोट मिले थे। 69% इनके खिलाफ पड़े थे। रामकृपाल जी देखिए, बार बार बात होती है हम गठबंधन करेंगे, सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा, हमने हाल देखा। 1971 में तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने गठबंधन करा था, हारे थे। हिंदुस्तान भर इनका दीवाना हो गया, पूरा कह देना कि पूरा हिंदुस्तान भर इनका दीवाना हो गया, तो पूरी तरह से गलत है। ये अहंकार में लेके घूम रहे हैं और उसी में बने रहना चाहते हैं। ओके, संबित पात्रा, रामकृपाल जी होल्ड, 30 सेकंड के लिए होल्ड। संबित पात्रा का जवाब। संबित पात्रा क्या कहना चाह रहे हैं आप? नाराज जी देखिए, मैं कह रहा हूं आप ये कैसे कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान आपका दीवाना हो गया? नहीं ठीक है, मैं छोड़िए ना, मैं तो बोल रहा हूँ पुनिया जी अगर खुश होते हैं ये सुनकर कि राहुल गांधी जी का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है तो ठीक बात है, वो खुश हों उसमें, मगर वो भी दिल की बात जानते हैं। मैं तो बार बार पुनिया जी को भी नमस्ते करता हूँ, सब कुछ हकीकत जानते हुए, सच्चाई जानते हुए भी ये लोग राहुल जी को डिफेंड करते, प्लीज करिएगा, इसमें हमारे को क्या है। मगर एक बात आप लोग याद रखिए, आप लोग जब तक अपने आप में मंथन नहीं करोगे, केवल दूसरा कब डूबेगा उसका इंतजार करोगे, वो दूसरा डूबेगा नहीं। रामकृपाल सिंह, देखिए 71 में भी गठबंधन हुआ था, हारा था। एक मिनट, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, वो हारा। व्हाट इज योर व्यू? मैं पूरी बात पहले समझ लीजिए। केसी त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और नो डाउट इस देश में आज की पॉलिटिक्स में एक बात आप समझ लीजिए, राइट वर्सेस लेफ्ट है। चाहे वो प्री पोल अलायंस हो बिहार की तरह, चाहे दिल्ली की तरह हो, जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने आप में अंदर समाहित कर ले रही है। लेकिन राइट वर्सेस लेफ्ट, जब लेफ्ट होगा, यूनाइटेड होगा, तो निश्चित तौर पर बीजेपी या एनडीए के लिए खतरा है और हरा सकते हैं। लेकिन एक मैं आज बात कह रहा हूं, 1952 से लेकर के 2017 तक, केसी भाई ने 1967 की बात की, बहुत सही है। सम्मिलित सरकारों का दौर शुरू हुआ, लेकिन 71 बीच में आया, 77 से पहले 71 आया, और देखिए उसका हश्र क्या हुआ। 1952 से लेकर के आज तक जो विकल्प, जो एकता सिर्फ किसी को हराने के लिए बनी, वो कभी 5 साल नहीं चली है। तो सवाल इस बात का है कि विपक्ष स्थायी सरकार हो पाएगी नहीं। विपक्ष मोदी को हराने के लिए आ रहा है या देश को एक विकल्प देने के लिए आ रहा है? आगे भी सुना, आगे सुन लीजिए। 77 की 74 से 77 3 साल जेपी की मेहनत हुई, और वामपंथ और दक्षिण पंथ गले मिले, और पूरी तरह से जनसंघ और समाजवादी पार्टियों का जो हिंदू शब्द का राजनारायण जी बीएचयू पर लाठियां खाए, लड़ गए, उनका भी मिलन कराया। नतीजा क्या हुआ? 2.5 साल।
तो ओके, मेरा केसी ये त्यागी से। कहना है कि कोई ऐसा विकल्प आज तक इतिहास नहीं है जी 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 कि बिना जी बिना कांग्रेस की छतरी के कोई भी विकल्प इस देश में नहीं चल पाया ओके, है। केसी त्यागी से जवाब ले इट्स लेते हैं। रिकॉर्ड। केसी त्यागी साहब, जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो बात रामकृपाल सिंह ने बोली, गठबंधन मोदी को हराने के लिए, जनता को स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि इतिहास उसका साक्षी नहीं है स्थायी सरकार का, जब जब किसी को हराने के लिए गठबंधन हुआ है। देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी है। अब नारा ये नहीं लगता है कि घर घर भाजपा, हर हर भाजपा। नारा लगता है जैसे कभी पूनिया जी की पार्टी लगाती थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हम उससे भी लड़े हैं और अब हम इससे भी संघर्षरत हैं। विपक्षी पार्टी हमारा धर्म है हमारा ये। और मोदी जी कोई होली बुक नहीं है कि ना उनको छेड़ सकते हैं, ना उनका विरोध कर सकते हैं, ना उनको हटा सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर हैं, हम भी विपक्ष के हैं, हम भी पॉलिटिकल लीडर हैं। बिल्कुल। और अकेले देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, हम तो जनसंघ के साथ, एक मिनट सुन लीजिए, हम तो जनसंघ के साथ भी राजनीति किए। रामकृपाल जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब जनसंघ में ये पॉलिटिक्स थी, देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। अब क्या हो गया है? अब 71 की जो इंदिरा जी हैं और अब के मोदी जी में क्या फर्क है? तब इंदिरा जी की जय जयकार हो रही थी, जिसके खिलाफ जयप्रकाश जी और हम संघर्षरत रहे। अब जो है नरेंद्र मोदी जी प्रथम भूमिका में आ गए। ना पार्टी फर्स्ट है, ना देश फर्स्ट है, इन्होंने खुद ही नारा लगा दिया। अब कहीं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नहीं होती है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो जब नारा ये लगा तो है, आपको लग रहा है कि घर घर मोदी तो पहुंच गया है, सिर्फ नारा नहीं है, पहुंच गया घर घर मोदी। ये निगेटिव फिनोमिना है। मैं ब्रेक लेता हूं, मैं एक छोटा सा अंतराल लेता हूं, अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। संबित पात्रा व्याकुल हो रहे हैं जवाब देने के लिए, ब्रेक के बाद उनसे जवाब लेते हैं। आप देखते रहिए आर पार। क्या ये राजनीति सिर्फ मोदी को हराने के लिए? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर संबित पात्रा, पीएल पुनिया, केसी त्यागी, नवाब मलिक और रामकृपाल सिंह। संबित पात्रा, इस दौर में मैं आपके पास आना चाहता हूं। बार बार एक ही बात हो रही है, क्योंकि 2017 जीता इसलिए 2019 ना जीत जाए, इसलिए ये तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए महागठबंधन करना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? एजेंडा सिर्फ एक है, वो आपके सामने है। नहीं, मैंने आपको देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था और ये सत्य है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर ये लोग महागठबंधन करना चाहे तो बिल्कुल ये फ्री है, कर सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है। मगर जैसा कि अभी रामकृपाल जी ने भी कहा और मैंने भी कहा, इंटेंशन सबसे महत्वपूर्ण है, नियत सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके एक डिबेट में मैंने कहा था, जमीन किसकी होगी? जमीन उसके होगी जिसके पास अर्थात जज्बा या जुनून होगा। जमीन उसकी होगी जिसके पास अर्थात मेहनत होगा। जमीन उसकी होगी जिसके पास अर्थात नियत होगा। आप खुद देख लीजिए, क्या आज कांग्रेस के पास जुनून है? जी, अरे जी। वो तो जग भी नहीं पा रहे हैं, एक सीएलसी मेंबर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर तक चुन नहीं पा रहे हैं समय पे। क्या वो मेहनत करने की क्षमता रखते हैं? आप खुद ही जानते हैं। क्या राहुल गांधी मेहनत कर सकते हैं? और नियत क्या थी 10 साल तक? मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, पीएल पुनिया, आप अंदर क्यों नहीं झांक रहे? आप अंदर क्यों नहीं झांक रहे? तकलीफ कहां पर है? उसको ठीक क्यों नहीं करते? जो बात प्रिया दत्त ने बोली, जो बात मणिशंकर अय्यर ने बोली। पीएल पुनिया, देखिए, उन्होंने क्या बोली तो वो जाने, लेकिन मैं इनका बात जवाब देना चाहता हूं। संबित पात्रा जी, राहुल गांधी जी की मेहनत आप बताएंगे कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस जन तक पूरे हिंदुस्तान भर के लोग जानते हैं। आप जगह जगह जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, वही अकेले ऐसे राजनेता हैं जो कि घर घर जा रहे थे, किसानों के पास जा रहे थे। आप लोग तो मुंह छुपा के बैठे हुए थे, किसानों के पास झांक के नहीं गए। वो जगह जगह पैदल चलते हुए, एक गांव से दूसरे गांव 15-15 किलोमीटर पैदल चलते हुए गए जगह जगह पर। वो वहां पर महाराष्ट्र में गए, तमिलनाडु में गए, इधर आंध्र प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में गए, जहां गए वहां हार गए। किसानों से मिले, आंध्र हार गए, महाराष्ट्र हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए, हरियाणा हार गए। जरूर जाते हैं, उद्योगपतियों को उद्घाटन करने जरूर जाते हैं, लेकिन किसानों के, गरीबों के कार्यक्रम में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो राहुल गांधी जाते हैं, ये नरेंद्र मोदी है, उनके लोग मिनिस्टर कभी नहीं जाते। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अच्छा। और आप ये समझते हैं हम प्रतिपक्ष में हैं, हम प्रतिपक्ष के नेता होके
और राजनीतिक दल होके ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। भाई हम तो उनको हराने के लिए हैं, और जो भी हमसे बनेगा, जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, अब सत्ता में आने के लिए करेंगे, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके हित में जो हमको बन पड़ेगा वो करेंगे। टाइम नहीं है मेरे पास, जवाब। देखिए अभी बातों में अनायास ही पुनिया जी के मुख से सच निकल गया। उन्होंने कहा हम विपक्ष के नेता हैं, हम थोड़ी अब मुंह से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी बड़े नेता हैं और आगे बढ़ते रहे। मतलब दिल से तो मान गए हैं, अब मुंह से कुछ लोग ने कह दिया है, कुछ लोगों ने नहीं कहा है। हम मुंह से कहने क्या बात, बिल्कुल दिल से नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अब गलत बात मत करिए। संबित पात्रा जी बड़े योग्य व्यक्ति, गलत बात मत करिए। मेरे मन में क्या है वो आप बताएंगे। मन की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। मेरे मन की बात आप कहां से जानने लगे? इतना बता दीजिए पुनिया साहब कि यूरोप के किसानों के घर गए थे राहुल गांधी। अगर यूरोप के किसानों के घर गए नहीं होते, हिंदुस्तान के किसानों के घर गए होते, तो यहाँ तो जीतते, यहाँ हार क्यों रहे थे? अरे क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा महाराष्ट्र में गए, तमिलनाडु वहां गए, महाराष्ट्र बोला, तेलंगाना में गए, उत्तर प्रदेश में गए, बुंदेलखंड में गए, सब जगह गए। आपको पता नहीं क्या है? बात करते हैं? अब नरेंद्र मोदी जगह जगह घूमने जाते हैं, विदेश भ्रमण करने जाते हैं, क्या वो किसानों से मिलने जाते हैं? मत बोलिए सर, ये सब चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा। चिड़िया चुग गई। अरे आपका क्या पता है? आपको क्या पता है? पूरे देश को पता है, वो किसानों को पता है, गरीब मजदूरों को पता है। आप क्या बताएंगे? ऐसा मत बोलिए सर, आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। पूरे नहीं दे रहे सर्टिफिकेट। हम क्यों देंगे सर्टिफिकेट? 7 सीट मिली है आपको अपने दल से भी कम सीट मिली है उत्तर, हम क्यों सर्टिफिकेट देंगे? जनता ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है, इतना बड़ा 7 सीट वाला सर्टिफिकेट दिया है, हम क्यों? हम कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? और फिर भी आप चिल्ला रहे हैं, बताइए। पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर और गोवा भी आपको सिर्फ एक ही दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। ठीक है, बताइए मणिपुर और गोवा भी आए हैं, मणिपुर और हमारा गोवा भी जा रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे, आगे करेंगे कार्रवाई। और तो समीक्षा करिए ना सर, मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? समीक्षा करना चाहिए, मेरे पे चिल्ला के कोई लाभ नहीं होगा। जितनी जल्दी समीक्षा कर लिया आपका अच्छा है। गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। मेरी कौन हैसियत है कि आपके ऊपर चिल्लाऊं? भैया आप सत्ता दल के हैं, नहीं, आप मजबूत आदमी हैं, मैं क्यों चिल्लाऊंगा आपके ऊपर? लेकिन हकीकत बता रहा हूं, जो गलत बात मत करिए। मैंने क्या कहा उसका इंटरप्रेटेशन गलत मत करिए। चिल्ला सकते हैं, उस पर मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मगर आप कृपया करके सोचिए, कृपया कांग्रेस कहां जा रही है। नवाब मलिक का रुख करता हूं। नवाब मलिक, मैं आपका सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है। जी नवाब मलिक, आप कह रहे थे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर सत्ता में कैसे नहीं आएगी बीजेपी? मेरे पास एक आंकड़ा है, यूपी में आपके तमाम समीकरण बुरी तरह से ध्वस्त हो गए, या तो सीधे शब्दों में बोलूं लगभग फेल हो गए। मुसलमान बहुल सीट उत्तर प्रदेश में 114 थी, बीजेपी जीती 84 पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 27 पर जीता है, और बीएसपी जो कि बहुत मुसलमानों की बात कर रही थी वो 3 पे जीती है। तो इसका मतलब तो ये है कि अक्रॉस द लाइन बीजेपी को वोट पड़ रहा है। तो आपका वो आर्ग्यूमेंट तो ध्वस्त हो जाता है वहीं का वहीं। जरा जी मुझे उम्मीद है आप सुनेंगे। बिल्कुल सुनूंगा सर। देखिए सीट गिनाता हूं। डुमरियागंज 157 वोट से जीते हैं, सपा बसपा का 1 लाख वोट है और इनका है 51,000 वोट। आपको गंजड़ी बता दें 1,000 वोट से जीते। आप तांडा ले लीजिए 1100 वोट से जीते। सपा बसपा और एमआईएम का वोट अगर आप जोड़ लें तो यहाँ पे बीजेपी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं मुसलमान इलाकों में बीजेपी के उम्मीदवार जीते नहीं है, ये जीत हार के समान है, और हार जो है वो जीत के समान है। हार कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ हम बोल रहे हैं? आप समझने के लिए तैयार नहीं। समझने के लिए तैयार, मुझे लग रहा है जनता का मैंडेट आप समझने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए आमिर जी, जरा सुनिए। जिस तरह का जहरीला प्रचार, उसके वीडियो हम आपको देंगे, अगर हिम्मत हो आप दिखाइए। जिस तरह से जहरीला प्रचार किया गया, जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, जिस तरह से धर्म और जाति के नाम पे लोगों के अंदर जहर बोया गया, उसके वीडियो हैं। आप दिखाने की हिम्मत रखें तो मैं भी आपको व्हाट्सएप करता हूं। हमें लगता है ठीक है, जाति धर्म का जहर बोया है, ज्यादा दिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चल सकती। हम तो इनके नेताओं के भाषण दिखाएंगे गांव-गांव के, आप देखिए। जवाब संबित पात्रा, जवाब मैं आ जाऊं जरा। जी संबित पात्रा, 40 सेकंड में जवाब दीजिए। अभी ना
नवाब साहब ने 5 बार जहर 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 कहा। मैं आपको कह दूं, जहर से जनता कभी भी वोट नहीं देती है, जनता विकास के अमृत से वोट देती है, और हमने वही अमृत बांटने का काम किया है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप जैसे इतने कद्दावर नेता, आप लोग छोटे नेता थोड़ी हैं, इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, आप लोग जो आंधी आप लोगों के ऊपर आ चुकी है उसको देख के भी नहीं देखना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि उसी प्रकार आप तुष्टीकरण की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति करते रहेंगे और देश की जनता आपको सहती रहेगी? नहीं सहने वाली है साहब। आपको देश की जनता ने जवाब दिया है, आप उसे स्वीकार करिए। ये वीडियो दिखा रहे हैं नवाब मलिक। क्या है इस वीडियो में जो आप दिखा रहे हैं? चुप गई खेत, ये वीडियो से क्या होगा? अब वीडियो मत दिखाइए, आप देखिए कि कितना वोट मिला है। लाइव चल रहा है ये वीडियो जो आप वीडियो दिखा रहे हैं इस समय। आप नवाब मलिक, ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बताइए तो सही सर। इतनी दूर से नहीं पता लगता किसका वीडियो है। वीडियो यहाँ का दिखा के होगा। बीजेपी का डुमरियागंज का प्रत्याशी बोल रहा है। अरे सनाब, तो नतीजे तो आ गए। वीडियो तो आपने पहले भी दिखाया होगा। ये दिखा दीजिए ना। अगर गाँव इस तरह का प्रचार होगा, ये गाँव इस तरह का प्रचार होगा तो क्या होगा? ज्यादा दिन तक वो ठीक तो है, आप कह रहे हैं गाँव को इस तरह का प्रचार होगा तो क्या होगा? मेरे भाई, यानी आप मानते हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके जीत जाती है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं केसी त्यागी आपका रुख करता हूं और मेरा सवाल अटल है, वही है, आपका नेता कौन होने वाला है? अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं? कौन होने वाला है आपका नेता? नीतीश कुमार होने वाले हैं? ममता बनर्जी होने वाली है? कौन होने वाला है आपका नेता? जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, ये आपकी परेशानी का सबब है। मेरे सवाल का सबब है। केसी त्यागी जी, बता देता हूं, वो भी लिख लीजिए आप। मुझे लगता है मेरे सवाल से आप परेशान हो गए थोड़ा। तो जून 2013 में जब, हाँ नहीं, मैं तो परेशान बड़े बड़ों से नहीं होता, आप तो कोई चीज नहीं है इस मामले में। ठीक है। 2013 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नियुक्त किया गया था बीजेपी की तरफ से, जी, पार्टी के जो संस्थापक है लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने विरोध किया था। उसका कागज मेरे पास है। अरे पुरानी बात होगी त्यागी जी। अरे 2013 में क्यों अटक के बैठे? 2014 जीत गए, उसके बाद मोदी 2017 भी जीत गए। अरे इतिहास से आप बाहर निकल जाइए, थोड़ा प्रेजेंट में आ जाइए। प्रेजेंट ये नरेंद्र मोदी लगातार जीत रहे हैं, ये प्रेजेंट है, और इस प्रेजेंट को स्वीकार करना भी सीखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। त्यागी साहब, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।